नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल सितारे में हर बार हमारी कोशिश होती है कि ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएं जो न सिर्फ केवल अपने लिए सितारों की चमक रहे हैं, बल्कि इनकी चमक से दूसरी युवा पीढ़ी है जो समाज के और लोग हैं वो भी रोशन हो रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो पेशे से तो छत्तीसगढ़ में अधिकारी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के 5G के जो सूत्र हैं उसमें वो समाज के बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर या लोगों की मदद के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार, जय जवाहर। एक नई तरीके की जो खासियत मैंने आप में देखी कि कई बार ये होता है कि आप जब पेशे से अधिकारी श्रेणी में चले जाते हैं, सभी सुख सुविधाएं आपके पास होती है, तो ऐसे में व्यक्ति फिर अपने लिए जीने लगता है, अपनी ऊंचाइयों को देखता है। लेकिन ऐसे में आपने अपने उस स्पेस से दूसरों के लिए भी रखा हुआ है, ये कैसे संभव हुआ, कहाँ से प्रेरणा? एक्चुअली आई स्ट्रांगली बिलीव इन ubuntu लाइफ। आई एम बिकॉज वी आर। मेरा अस्तित्व जो है दूसरे कारण से है। मेरा सब जो है कर्जदार है। मैं कर्जदार हूँ अपनी माँ का, अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, गुरुजन का। ये सब मेरे प्रेरणा के सूत्र हैं। और इसीलिए आपने जैसे उल्लेख किया कि 5G लाइफ सूत्रा, ये भी किसी न किसी दृष्टिकोण से जिनके हम कर्जदार हैं उसको उऋण करने का एक प्रयास है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जैसा कि बातचीत से आपको पता चला कि आपका जो बचपन है, आपका जो शुरुआती जीवन है वो काफी संघर्षपूर्ण रहा, तो ये संघर्ष से निकलने के बाद व्यक्ति कई बार आत्मकेंद्रित हो जाता है, लेकिन आपने उसको आत्मकेंद्रित की जगह दूसरों पर केंद्रित किया, दूसरों को उन तकलीफों से बाहर निकालने के लिए किया। तो ये कैसे आपको संघर्ष के दौरान मोटिवेशन मिला? एक्चुअली जीवन में जितने भी नेगेटिव चीज़ हैं वो आपको दो प्रकार की ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसमें से कौन सा ऊर्जा जो है कलेक्ट करते हैं। मतलब संघर्ष का जब मेरा दिन था तो उससे भी जो है ऊर्जा जो जनरेट होती थी उसको मैंने जो है चैनलाइज किया, और उसी का परिणाम है कि मैंने जीवन में एक नए विजन को अपने जीवन में पाया और सोसाइटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आपके चेहरे की चमक और खुशी से हम एहसास कर पा रहे हैं रज्जू जी। संघर्ष के दिनों में जब व्यक्ति रहता है तो कई बार हताशा के दौर से गुजरता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो समाज में युवा जो है बहुत सारी चीजें आने के कारण दिग्भ्रमित भी है, कई बार वो हतोत्साहित भी हो जाता है। आपको लगता है कि पहले की तुलना में आज के युवाओं के सामने में चैलेंजेस ज्यादा है? स्वाभाविक तौर पर चैलेंज तो तब भी था और आज भी है, लेकिन जैसे आपने उल्लेख किया आत्मकेंद्रित, एक्चुअली हो रहा है कि ये डिजिटल जो सोसाइटी आ रहा है उसके कारण से लोग जो है आत्मकेंद्रित हो रहे हैं, और जब भी बात आता है तो वो तुलना अपने आप को दूसरे से करते हैं कि मेरे पास ये है, दूसरे के पास ये है। इसलिए एक बहुत अच्छा कोटेशन मेरे को ध्यान आता है कि आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी उसको हरदम गरीब बना के रखती है। मसलन जब हम दूसरे के द्वारा जो है इफेक्टेड रहते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय हमारा जो संघर्ष करने का जो दायरा है वो सीमित हो जाता है और आत्मकेंद्रित हो जाता है, और वो हमें पतन की ओर ले जाता है। बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर युवाओं में 20,000 से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े अखबारों में आप लेख भी लिखते रहे हैं। मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल हो चुका है। कैसे समय निकाल पाते हैं अपने ऑफिशियली जो वर्क है उसके साथ साथ? एक्चुअली बहुत उम्दा प्रश्न किया आपने। जो है लाइफ एंड वर्क बैलेंस के ऊपर मैं काफ़ी काम करता हूँ। नो डाउट जो है आज के परिस्थिति में हमारे कार्यों में स्केटर्ड हुआ है, और मोबाइल तो ये स्केटर्ड हमारे ध्यान को कर ही दिया है। तो मैंने क्या किया कि मोबाइल को अपना दास बनाया और उसके ऊपर मैं मालिकाना हक करके उसमें जो पोटेंशियल है उसको मैं उपयोग करता हूँ, और उसी का परिणाम है कि आज ऑफिस कार्यों के अलावा बाकी जो बचे हुए कार्य हैं, एक स्टेट होता है फ्लो स्टेट। इस स्टेट में जब जाते हैं तो आप जितने भी पोटेंशियल आप में निहित है उसका मैक्सिमम उपयोग आप कर सकते हैं। और मैं ध्यान देता हूं कि वो फ्लो स्टेट मैं कब प्राप्त करूं। आमतौर पर देखता हूं कि सुबह का समय सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए फ्लो स्टेट प्राप्त करने के लिए।
एक जो बात आपने कही कि सुबह का जो वक्त होता है, कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं होगा रज्जू जी कि आज बहुत सारे लोग सुबह का वक्त देख ही नहीं पाते। आपको लगता है इस वजह से भी जिंदगी में बहुत सारी वक्त की कमी हो जाती है या सोच की कमी हो जाती है? सुबह का समय कितना कीमती होता है, खास करके जब एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर किसी को गाइड जब आप करते हैं? बिल्कुल, ये एक पहला स्थिति तो ये है कि विचार शून्य होता है। आप किसी भी बाहरी विचारधारा से उस समय प्रभावित हुए नहीं रहते। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपके में जो पोटेंशियल रहता है उसका जो है मैक्सिमम उपयोग आप कर पाएंगे। और इसीलिए वो समय एक ऐसा समय रहता है जब मैं फ्लो स्टेट में आता हूँ, नए विचारधारा, ऊर्जा और जोश से परिपूर्ण रहता हूँ। और यही एकमात्र समय रहता है जब आप अपने सोचे हुए कार्य को अच्छे तरीके से जो है कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बातों से ही मुझे लगा कि पूछना चाहिए। एक तो आज इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लाइक डिसलाइक के पीछे लोग भाग रहे हैं, व्यूज़ हमारी पोस्ट पे कितना है इसके पीछे भाग रहे हैं, दूसरों के पास क्या है हमारे पास क्या नहीं इसके पीछे भाग रहे हैं, केवल अपने लिए जी रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि किसी सुलझी सोच वाले व्यक्ति के मोटिवेशन से क्या जीवन की दिशा में बदलाव होता है? निश्चित तौर पर। और मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका दायित्व भी है कि वो सिर्फ इस दृष्टिकोण से अपने आप पहचान ना बनाए कि लोग कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि उनके लिए निहायत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति का भी वो जीवन ट्रांसफॉर्म कर ले तो उनकी जीवन जो है सफल हो जाएगी। हम आमतौर पर जो पर डे 2617 बार जो है अपने मोबाइल या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है स्क्रॉल करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं या फिर जैसे आपने कहा ना कि लाइक और ये लाइक के नोटिफिकेशन के माध्यम से जब आप फ्लो स्टेट में रहते हैं तो ये बहुत सारे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और आपके एनर्जी को खा रहे हैं। और इसीलिए डिजिटल डिमेनेशिया करके टर्म उपयोग किया जाता है। और मोस्टली जो टाइम है हम इसी के माध्यम से जो है कंज्यूम करते जा रहे हैं। और टाइम इज़ मनी उस बोला जाता है, लेकिन ये हमारे जो डिजिटल का जो मिस यूज करने वाले हैं अपने मनी को जो है खोते जा रहे हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग गरीब थे और गरीब हो रहे हैं। आपने तो मोबाइल को अपना दास बना रखा है, लेकिन हम में से बहुत ज्यादा लोग जो हैं हम खुद दास बन गए, उसे मालिक बना रखा है हमने। इतनी डिपेंडेंसी हमारी अभी इन सब चीजों में, टेक्नोलॉजी पे हो चुकी है। कोई ऐसा वाक्य रज्जू जी आपके जीवन में जब आपको लगा हो कि आपकी मोटिवेशन से, आपकी बातों से किसी का जीवन बच गया, किसी के जीवन में कोई अहम बदलाव, कोई रिफॉर्म हुआ, सुधार हुआ? एक्चुअली हर एक आदमी को, जैसे मैंने कहा, उबंटू लाइफ, आई एम बिकॉज वी आर, तो ये चीज़ तो बिल्कुल मान के चलिए कि आपका जीवन में आपका कुछ नहीं है। आप हरदम कर्जदार रहते हैं माँ का, और इसलिए माँ के प्रति मेरी आस्था है। और शायद उसी का आशीर्वाद का परिणाम है कि बहुत सारे जो मेरे में विपत्ति आता है उसको किसी न किसी माध्यम से दूर कर पाता हूँ। और इसीलिए एक प्रसिद्ध शायर का मैं अल्फाज निश्चित तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि चलती फिरती आँखों ने अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है। जब मेरा बचपन हुआ, पैदा हुआ, तो जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे फादर नहीं रहे, और मैंने अपने माँ में बाप का भी शक्ल देखा और कर्तव्य भी देखा जो है। और उसी का परिणाम है, उनकी शिक्षा का ही परिणाम है कि बहुत सारे चीज़ों से, कुरीतियों से मैं जो है अपने आप को जो है दूर रख पाता हूँ। जहाँ तक मूल प्रश्न थोड़ा सा एक बार रिपीट करते तो बेटर था मैडम। बिल्कुल, मूल प्रश्न वही था मेरा कि हम आजकल मोबाइल के दास बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में आपके मोटिवेशन से किसी के जीवन में कोई बदलाव हुआ? कोई ऐसा एक वाक्य है जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें आप? निश्चित तौर पर जो है, आमतौर पर जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि कोई भी जो अननोन कॉल है जो है वो रिसीव ना करूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, एक लड़के का बार बार कॉल आ रहा था और बार बार मैं बंद कर देता था। लेकिन अंतोगत्वा मैंने जैसे ही उठाया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए सर, आप मोबाइल जो है बंद मत करिएगा। और मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बताइए जो है। तो ही वॉज जस्ट टू कमिट सुसाइड। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके वीडियो से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में नया किसी के रहने और नहीं रहने से अपने जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो है। और
उनके साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, परिवार का दायित्व भी रहता है। और वो वीडियो के माध्यम से मेरे जो वीडियो चलते हैं, बहुत सारे वीडियो आपके जीवन में किसी न किसी दृष्टिकोण से ट्रांसफॉर्म करने का काम तो करते ही हैं। वो मोटिवेट हुआ और अपना जो सुसाइडल वाला जो अटेम्प्ट था उनको जो है विड्रा कर लिया। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे जो वीडियो जो रहते हैं उसमें जो है पारिवारिक रिश्तेदारी के ऊपर भी जो है बहुत ध्यान दिया जाता है। जो हमारे निजी ताल्लुकात हैं, हमारे जीवन में जो कड़वाहट आ रहा है तो उसको हम कैसे दूर करें, उसके संदर्भ में भी युक्ति दिया जा रहा है। और ये सब मोबाइल या सूचना क्रांति का प्रभाव ही था कि एक आदमी दूसरे आदमी को समझ पा रहा है और उसका एक सकारात्मक उपयोग कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल या डिजिटल मीडिया जो है बहुत ही नुकसानदायक है। वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको जो है गुलाम की तरह आप उपयोग करते हैं या मालिक की तरह उसका उपयोग करते हैं। जो 5G सूत्र है उसमें आपका रज्जू जी, आपने कहा कि आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा आप अपने पर इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने माध्यम से कुछ ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मदद करते हैं, किताबों से मदद करते हैं। कुछ अच्छी किताबें, गुड बुक का जिक्र आपने किया, किताबें जिंदगी में कितनी बदलाव करती हैं, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कंट्रीब्यूशन का ताल्लुकात हैं हर एक धर्म में, चाहे ज़कात में के माध्यम से देखिए जो है अलग अलग धर्मों में, ये यहूदी धर्म में, बहुत सारे धर्मों में, और सभी धर्मों में जो दान है या फिर किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन को जो है बच्चों खास करके जब एक एजुकेशन जो है, क्योंकि आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप ही नहीं अपितु जो है और लोग भी उससे जो है ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसलिए मेरा जो अहम कंट्रीब्यूशन रहा है वो एजुकेशन के ऊपर रहा है। और मैंने प्रयास किया है कि साल में कम से कम 5 लोगों को जो है किसी न किसी माध्यम से एजुकेशनली, बाकी जहाँ तक टीचिंग का ताल्लुकात है फ्री ऑफ कास्ट टीचिंग कर सकता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन उनकी जो बेसिक नीड है, जो रुकावट बनती है एजुकेशन में, उसको देने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक पुस्तक का ताल्लुकात है कि पुस्तक एकमात्र ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। और मैं उसका साक्षात आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं आज जीवन में जो कुछ मुकाम हासिल किया है वो पुस्तक के कारण ही है। और इसीलिए किसी बहुत बड़े थिंकर ने पुस्तक, साथ ही साथ आपके मित्र और आपके पेरेंट्स, ये तीनों की भूमिका को जो है बहुत अहम माना है। इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी रज्जू जी, क्योंकि सम्मान जब आपको मिलता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर मिले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले, तो कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उसका असर मुझे लगता है जो सुनने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा पड़ता है। तो आपको लगता है इस तरीके के सम्मान की भी ज़रूरत होती है लोगों को? बिल्कुल, जैसे नो डाउट जो है सम्मान मिलने से हम मोटिवेट तो होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे चाहने वाले रहते हैं, अजीज रहते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं और उनकी भी एक इच्छा होती है कि उस फील्ड में वो भी आगे बढ़ें। तो जैसे इंटरनेशनल अवार्ड मुझे जो साई द्वारा दिया गया जो है, मुझे और एक इंग्लैंड के पर्सनालिटी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष लग रहा है कि जो है एकमात्र गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ जिसको जो है इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है। आपके लेख में किन विषयों को आप शामिल करते हैं, या मोटिवेशन में क्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ग की जो ऑडियंस हैं उनको टारगेट करते हैं, या पर्टिकुलर को डे स्पेशल होता है उसको करते हैं? कैसे प्लान करते हैं आप अपना मोटिवेशन प्लान? एक्चुअली मैंने कोई दायरा बांध के नहीं रखा है एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करे उसके ऊपर अधिक कंसंट्रेशन रहता है। साथ ही साथ जो है, चूँकि मैं सेफ्टी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ये सेफ्टी से भी ज़रूरी हो जाता है तो उसको भी शुमार करता हूँ। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी जो है बहुत गौर करता हूँ। साथ ही युवाओं के ऊपर, बच्चों के पेरेंटिंग, क्योंकि बहुत अहम चीज़ है बच्चों का पेरेंटिंग, उसके ऊपर भी मेरे वीडियो जो है बहुत रहते हैं। जीवन के आध्यात्म के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे थे रज्जू जी आपसे, कि एक समय तक हमें लगता है कि पैसे से ही हमारे पास में सबसे ज़्यादा खुशी होती है और उसी के पीछे हम पाने के लिए भागते भी हैं। लेकिन जब हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि सबसे बड़ी लिस्ट में है, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है देश विदेश में, तो खुशी के वास्तव में मायने क्या हैं और फिर सच्ची खुशी हमें या उनको कैसे मिलती, कैसे एहसास होता है इसका?
एक रिचर्ड ब्रेंसन का मैं कोटेशन जो वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं उनका अवश्य उल्लेख करना चाहूँगा। एक उम्दा भी है इस परिप्रेक्ष्य में जो आपने क्वेश्चन किया है उसके परिप्रेक्ष्य में, कि मैं खुश हूँ इसलिए अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ इसलिए खुश नहीं हूँ। तो निश्चित तौर पर ये बात अपने आप में ये दर्शाता है कि आपके रिचनेस होने के लिए आपका खुशी का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि जो है अध्यात्म के ऊपर जो है हमारा जो पूर्ण व्यक्ति पैराडाइम होता है उसके 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उसमें एक घटक होता है हमारा शरीर, दूसरा होता है मस्तिष्क, तीसरा होता है हृदय और चौथा होता है आत्मा। आत्मा चूँकि हमारे स्थान और समय के परिधि में नहीं आता इसलिए विज्ञान नहीं मानता, लेकिन आप आने वाले समय में देखिए या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के दृष्टिकोण से देखेंगे कि खुशी में इसकी महती भूमिका होती है। और इसीलिए जो आदमी आत्मा को मानता है वो निश्चित तौर पर खुश तो रहता ही है और उसके द्वारा जो है किसी प्रकार के बुरे कार्य का निष्पादन भी नहीं होता। बिल्कुल। पहले के समय में मुझे लगता है रज्जू जी कि लोग ज़्यादा खुश हुआ करते थे, संसाधन कम थे, सुविधाएं कम थी, बावजूद वो खुश रहा करते थे। आज भौतिकवादी संस्कृति हावी है, सब कुछ है हमारे पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप दूर से बात कर सकते हैं, चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी रिश्तों में इतना थोड़ा सा खोखलापन या कहें कि स्थायित्व नहीं है। क्या इसकी वजह देखते हैं और हमको इस दिशा में क्या करना चाहिए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर? बहुत गंभीर है सवाल जो है, और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो और बेटर वे में जो है मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा किस परिप्रेक्ष्य में। परिप्रेक्ष्य मेरा यही है कि आज जैसा कि खुशी का जिक्र आपने कहा कि मैं खुश हूँ इसलिए अमीर हूँ इसलिए खुश नहीं हूँ, लेकिन आज खुशी तो चाह रहा है व्यक्ति, किसको चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाए, सुविधाएं मिल चुकी हैं, घर में बच्चों को सब कुछ मिल चुका है, फिर रिश्तों में वो स्थायित्व हमें नहीं दिखता। चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, अलगाव की बात हो, तलाक के केसेस हो, युवाओं में आक्रामकता ज्यादा है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? हमको कैसे रोकें इसको? कैसे वास्तविक खुशी दे पाएंगे? खुशी तो एक ऐसा विषय है, इसका जन्म आप मानेंगे संघर्ष या पीड़ा से होता है। मेरा बात हो सकता है लोगों को लगे कि खुशी का संघर्ष के साथ क्या ताल्लुकात है, लेकिन निश्चित तौर पर जो है जब भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और जैसे ही सॉल्यूशन को आप प्राप्त करते हैं तो आपको खुशी महसूस होता है। और खुशी का ताल्लुकात हमारे पैसे से नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे एक ग्राफ के माध्यम से जो है मैंने कई जगह एक्सप्लेन भी किया है कि जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है इनिशियल स्टेज पर आपका खुशी भी बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज के बाद आपका पैसा या भौतिक साधन जो है आपके खुशी को बढ़ाता नहीं। अमेरिका में एक डाटा प्रस्तुत किया गया था जिसमें जो है $75,000 के बाद आपके मनी का इन्हांसमेंट जो एनुअल जो इन्हांसमेंट जो होता है वो आपके खुशी को नहीं बढ़ाता। तो इसीलिए बहुत सारे जो उद्योगपति रहते हैं, चाहे बिल गेट्स हो या वारन बफे हो, तो आपने देखा होगा कि पावर टू गिव यानी कि दूसरे को देकर वो अपने आप को जो है अच्छी खुशी है शायद, और आप भी महसूस करते होंगे जो है। इसीलिए एक फार्मूला जो है हमने जो है एक आमतौर पर मैं बहुत सारे फार्मूला का इजाद करता हूं, तो एक बहुत अच्छा चीज़ है E+R जो है वो होता है। इवेंट जो है घटना को आप टाल नहीं सकते, वो कांस्टेंट रहता है, हर के साथ व्यतीत होता है, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि उसको व्यक्तिगत ले लेते हैं। मसलन आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, लेकिन आप उसको उस घटना को जो है व्यक्तिगत लेते हैं और आप जो है इरिटेट होना चालू हो जाते हैं। इसलिए उसे एक उस रूप में लीजिए कि ये सबके साथ घटित हो रहा है, तो शायद बहुत सारे आपके दुख जो है वो स्वतः ही कम हो जाएंगे जो है। और E+R मतलब आपका जो O है, आउटपुट है, वो R के ऊपर डिपेंड होता है। वो आप जितना भी रिस्पांस देंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे, रिएक्टिव नहीं रहेंगे, तो आपका O जो है सकारात्मक रहेगा। कौन सी ऐसी मोटिवेशनल स्पीच आपकी रही या वो मंच रहा जहां पर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको फील हैप्पी हुआ हो कि हाँ आज मैं इस मंच से जो बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छा था या आपको बड़ा सेटिस्फाइड करने वाला था? देखिए आमतौर पर जो है
एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है प्रभावित होने की कोशिश करते हैं, वो हमको जो है सही फीलिंग महसूस नहीं कराता। इसीलिए CBT थ्योरी के ऊपर मैं बहुत बिलीव करता हूँ। अच्छा। कॉग्निटिव थ्योरी है एक्चुअली, जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी कहते हैं। तो जैसा आपका सोच रहेगा वैसा आपका बिहेवियर रहेगा, वैसा आपका एक्शन रहेगा। तो थॉट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इसमें जो है सकारात्मक थॉट आए, उसके कारण से मेरा बिहेवियर चेंज होता है और उसके कारण से जो है मेरे एक्शन जो है प्रभावित होते हैं। आमतौर पर किसी के नेगेटिविटी या से मैं जो है बहुत प्रभावित नहीं होता। मेरे संदर्भ में क्या लोग बोलेंगे जो है नहीं, आंतरिक तौर पर मुझे जो अच्छा लगता है वो काम मैं करता हूँ। ये बड़ी चीज़ है रज्जू जी, ये बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर हम प्रभावित होते हैं दूसरों के बिहेवियर से, तो ये कंट्रोल कैसे करते हैं? क्या इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ सलाह देते हैं कि दूसरों की बातों से हम अपने आप को बचा कर रख सकें? कैसे बचाएं? ये बहुत बड़ा टास्क है। जो हमारा नेगेटिव वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनसे बेटर है कि दूर रहें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। और जीवन में लोग जो है जो सफल होते हैं उसको देखते हैं, लेकिन जो हमारा जीवन रहता है आइसबर्ग की तरह होता है। उसका 10% पोर्शन ही हमको जो है विजिबल रहता है, जो सफलता का पोर्शन है। लेकिन 90% जो है वो जिल्लत भरी ज़िंदगी रहती है, वो संघर्ष वाली ज़िंदगी रहती है, वो अपमान वाली ज़िंदगी रहती है, वो आइसोलेशन वाली ज़िंदगी रहती है। शायद हम उसको जो है देखते नहीं। जिस दिन हम देख लेंगे कि वो टॉप में बैठा हुआ व्यक्ति कितना जद्दोजहद किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तो शायद हम उससे जो है इंस्पायर्ड होंगे। और वो हमारे कंपटीशन का दायरा नहीं है। हम बेटर है कि हम ये कैंसरकारी व्यवहार माने जाते हैं, किसी से कंपटीशन करना, किसी का बुराई करना, किसी का निंदा करना, किसी से तुलना करना। ये मेरे ख्याल से जो है ये कैंसरकारी व्यवहार को आप अपने जीवन से हटा देते हैं तो आधा खुशी तो आपको अपने जीवन में जो है वैसा ही मिल जाएगा। जो है एक जो चीज़ बातचीत के दौरान आपने कही थी वो ये कि जीवन यापन के लिए तो आप नौकरी करते हैं, लेकिन उससे आपको आध्यात्मिक या आत्मिक शांति नहीं मिलती। क्या हर किसी के साथ ऐसा रहता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ थोड़ी अलग अलग होती है और उसको मेंटेन करें? ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने सपनों को भी जिएं? बिल्कुल, दोनों ज़रूरी है एक्चुअली जीवन में। मान लो सिर्फ मैं आर्थिक कारकों को लेकर अपने जीवन का संचालन करूँ तो मैं शायद खुश नहीं हो पाऊँगा। तो बेटर है कि अपने आत्मा के लिए जीऊँ। आज देखिए, जब मैंने अपने सर्विस स्टार्ट किया था तो आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज ए बाबू क्लर्क से स्टार्ट किया था और 1500 रुपये मुझे जो है मिलता था। आज मुझे जो है करीब करीब 1.5 लाख रुपए जो है सैलरी मिलता है। तब भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं कहीं ना कहीं से जो है कमी महसूस होता था, अनरेस्ट महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मैं कुछ चीज़ आई एम मिसिंग। और इसीलिए मैंने अपने जीवन को एक नए स्वरूप में ढालने का प्रयास किया, जिसका परिणाम चाहे पावर ऑफ गिविंग के थ्रू या किसी को के लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म करने के थ्रू जो है मैं स्वतः ही अपने आप में आंतरिक तौर पर जो है परिवर्तन देख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है आपने की और मुझे लगता है इन बातों से किसी के जीवन में अगर बदलाव आए तो हमारी ये चर्चा सार्थक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय जोहार। तो हमने बातचीत की रज्जू कुमार से। आपने देखा कि केवल अपने लिए जीना, आत्मकेंद्रित होकर जीना कई बार हमारे लिए घातक हो सकता है। तो अपने जीवन का कुछ वक्त, कुछ धन, कुछ समय निकालिए दूसरों के लिए भी, क्योंकि देने में जो खुशी है कई बार वो पाने में नहीं होती है। तो ये जिंदगी का मकसद आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ। नमस्कार।